हेलो दोस्तों, इससे पिछले ट्यूटोरियल हमने देख लिया था कुलाम्स लॉ के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन क्या है। तो लेट्स स्टार्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फील्ड और स्पेस around an electrically charged particle in which other charged particle will experience an electric force। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्जर पार्टिकल के चारों ओर का वो स्पेस है जिसके अंदर यदि किसी दूसरे चार्जर पार्टिकल को रखते हैं तो वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। तो इसको देखते हैं कैसे है। अब वो जो फील्ड है वो है क्या कि मैं किसी भी यदि स्पेस में किसी भी आइसोलेटेड चार्जर को, यानी इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल नहीं है, इस चार्जर पार्टिकल को स्पेस में रख दिया, क्या अब इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि अपने तो कलाम के लोग को देखा है कि किन्हीं भी दो चार्ज, अभी तक अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फोर्स का केवल एक फॉर्मूला जानते हैं, K/Q1Q2/r², जो कि कुलाम्स ने दिया था कि दो चार्जर पार्टिकलों के बीच में ये फोर्स लगेगा। इसके अलावा तभी कुछ तो अकेले यदि चार्जर पार्टिकल को रख दिया तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। और ये अपन सीधा प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, किसी भी चार्जर पार्टिकल को रखे उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन यदि मैं यहीं पर कोई दूसरा चार्जर पार्टिकल ला के रख देता हूँ तो इस चार्जर पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगने लगेगा। और ये फोर्स लगने का कारण क्या है कि भाई इसके बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई स्ट्रिंग भी नहीं है, फिर भी इसके बीच में इसके ऊपर इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है। यानी ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो इस फोर्स का कारण क्या है? तो ये जो कुलाम्स लॉ दिया, तो भाई कुलाम से पूछा गया कि भाई इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, कोई स्ट्रिंग नहीं है, इन दोनों से कनेक्ट किया हुआ है, फिर भी इनके बीच में फोर्स लग रहा है। तो कलाम ने बोला भाई मैंने फोर्स इतना लगेगा, लेकिन वो लगेगा कैसे इसका मेरे को नहीं पता। इससे पहले भी ये घटना एक बार हो रही, जब आइजैक न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था G m1m2/r²। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी दो कोई भी मासिव पार्टिकल है, दो जिनके m1 और m2 मास है, उनके बीच में लगने वाला एक फोर्स होगा। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है और ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर के हो सकते हैं। तो न्यूटन से भी जब पूछा गया था कि इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स का मैकेनिज्म क्या है, भाई दो पिंड है, कोई भी दो बॉडी है, ये m1 मास है, इसका m2 मास है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्यों लग रहा है? दोनों को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं, फिर भी लग रहा है, कैसे लगने का कारण क्या है? तो उसके बारे में भी आइजैक न्यूटन ने कुछ नहीं बताया कि भाई ये फॉर्मूले से लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा उसका कुछ नहीं पता। तो ये कैसे लग रहा है, इसका जो आंसर देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने सबसे पहले इस बात का बताया, इनके दोनों के बीच में फोर्स का मैकेनिज्म बताया था। उसने बताया कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी भी दूसरे चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो ये जो उसने दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनको उसने बोल दिया था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। इन चारों तरफ जो इसके चारों तरफ फील्ड क्रिएट हो रहा है इसको हम इलेक्ट्रिक, और ये जो चारों तरफ फील्ड क्रिएट होने वाला है नहीं, पॉजिटिव चार्ज दिया होना है यदि अपने को, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन हमेशा बाहर की ओर निकलेंगी, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर की ओर क्रिएट होंगी। और जो फील्ड लाइन पहले कुछ बड़ी आकार की होंगी, फिर छोटी, फिर इसके बाद में और छोटी होती जाएंगी। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा अभी बता। जो फील्ड लाइंस का जो साइज है, इनका जो साइज है पहले कुछ बड़ी है आकार में, फिर छोटी छोटी होती जा रही है। इसका मतलब है कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो लगातार, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका मैग्नीट्यूड, इसका जो
एरो का निशान दिया गया है, जो इसके लेंथ है वो तो इसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका जो साइन है एरो का साइन, ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन देख पा रहे हैं कि पहले बड़ा है कुछ एरो का निशान और फिर छोटा छोटा होता जा रहा है इसका लेंथ, तो ये इसका मैग्नीट्यूड लगातार। इसी को ऐसे भी दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी एक दूसरे के पास होंगी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज़्यादा होगा। यदि ये अपने पास एक दूसरे के दूर दूर होंगी तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पास पास है और यहाँ पे एक दूसरे से दूर दूर है। तो यहाँ पर भी अपन सेम देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लंबी लाइन क्यों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लंबी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस कम है, लेकिन यहाँ तक जाते जाते इनके बीच का डिस्टेंस लगातार बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ में इनका मैग्नीट्यूड लगातार कम होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम बाद में देखेंगे, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूज किया जाएगा, जिसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमेशा 1/, इंटेंसिटी हमेशा डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आता है, और ये अपन देखेंगे अभी जस्ट थोड़ी देर में। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसका डायरेक्शन वगैरह क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ये इसके डायरेक्शन को, ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर, लेकिन यदि ये कर्व के फॉर्म में हो तो इस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लगातार चेंज होता जा रहा है। तो अपने को पता है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो इतना है, लेकिन इसका किसी भी पॉइंट के ऊपर अपन डायरेक्शन फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, तो उस पॉइंट पे स्पेशल डायरेक्शन जो यहाँ पे जो टेंजेंट अपन खींच देंगे, उस टेंजेंट की डायरेक्शन ही उस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर इसके डायरेक्शन को ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी यदि पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को या कैसे भी पॉजिटिव चार्ज को अपन वहाँ पे फ्रीली छोड़ देते हैं, तो वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, फ्रीली जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, वही डायरेक्शन उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का तेब्रो में मिटा लेता हूँ। तो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो अभी तक अपने को क्या बताया कि अपने को जो कूलम्ब्स लॉ था F = K(Q1Q2/r²), ये कूलम्ब्स लॉ में हमने एक चीज़ लिखी थी कि कूलम्ब्स लॉ हमेशा केवल पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होगा। पॉइंट चार्ज, कूलम्ब्स लॉ पॉइंट कि दो पॉइंट चार्ज दिए छोटे छोटे, इसके ऊपर Q1 चार्ज है, इसके ऊपर Q2 चार्ज है, तो अपन इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जैसे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसके बाद में देख पाएंगे कि यदि अपने पास कोई भी चार्ज पार्टिकल यदि अपने को बड़ा साइज में बड़ा दिया गया है, तो उसके कारण भी हम किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स फाइंड कर पाएंगे। और वो कैसे कर पाएंगे, इसके कारण हम पहले यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर यदि अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, किसी भी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉपिक है उसमें यही पढ़ेंगे कि किसी भी भिन्न भिन्न कॉन्फ़िगरेशन के कारण, चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण, जैसे दिया है कोई प्लेट दिया है, मतलब बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेंगे। और यदि अपने को किसी पॉइंट के ऊपर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है तो अपन ये रिलेशन देखेंगे F = EQ, E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इज़ द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, अपने पास चार्ज दिया होगा तो उसके ऊपर अपन फोर्स आसानी से फाइंड कर लेंगे। लेकिन यदि अपने पास ये इसका रेडियस कुछ भी R है और इसके ऊपर Q1 कूलम्ब चार्ज दिया हुआ है, तो अब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स को फाइंड करें या इसके ऊपर लगने वाले फोर्स को फाइंड करें कूलम्ब के लॉ से, तो नहीं फाइंड कर सकते। कूलम्ब का जो नियम था उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि अपने पास दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज होने चाहिए, तभी अपन कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के बाद में अपन इसके ऊपर भी आसानी से चार्ज फाइंड कर सकते हैं। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, उसके बाद में फोर्स आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी के साथ और एक और चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिक की जो फील्ड लाइन हो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई दूसरी लाइन क्रॉस कर जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी, इसको क्रॉस करती हुई दूसरी लाइन चली जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो क्रॉसिंग पॉइंट के ऊपर फर्स्ट वाली इलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर बनने वाली टेंजेंट यहाँ पे क्या होगी, ये होगी, और सेकेंड वाली लाइन के ऊपर टेंजेंट क्या होगी, ये। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या हुआ, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ गई, जबकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक ही पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यदि यहाँ पे अपन किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा, तो उसको कोई डायरेक्शन फिक्स ही नहीं होगी, वो अपने आप में
डिसाइड ही नहीं कर पाएगा कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि किसी भी चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे तो उसको कुछ पता ही नहीं लग पाएगा कि किस डायरेक्शन में चलना है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाएंगी। और दूसरा एक चीज़ इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी बंद लूप नहीं बनाएंगी, कि ऐसा नहीं होगा। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाद में देखेंगे अपन, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बंद लूप का क्रिएट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी बंद लूप का क्रिएट नहीं करते। ये पॉजिटिव चार्ज से हमेशा क्रिएट होंगी और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाके समाप्त हो जाए। पॉजिटिव चार्ज से क्रिएट हुई, मैं इसको मिटा के ही करता हूँ। ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से तो शुरू होंगी और नेगेटिव चार्ज के ऊपर समाप्त हो जाएंगी इस तरीके से। तो इनके डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव से शुरू हुई और नेगेटिव के ऊपर समाप्त। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से कोई भी पॉजिटिव चली और इधर से वापस यूँ आ जाए इधर डायरेक्शन, तो यहाँ से आएगी तो ये सोचेगी कि पॉजिटिव आ रहा है। कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे के पास नहीं, हमेशा एक दूसरे को रिपल करेंगे। दूसरी पॉजिटिव इसके पास आ ही नहीं सकती, हमेशा इससे दूर ही जाने का प्रयास करेगी। और बंद लूप तो कब बनता है, यहाँ से कोई रे चलती और यहाँ से वापस इसी के ऊपर आ जाती, लेकिन वापस इसी के ऊपर कभी आ नहीं सकती, क्योंकि अपने को पता है कि पॉजिटिव के ऊपर कभी पॉजिटिव नहीं, वो हमेशा एक दूसरे को रिपल ही करेंगे। तो ये कभी भी बंद लूप का निर्माण क्रिएट नहीं करेंगे। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ बेसिक्स। बाकी अपन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का बचा हुआ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।